उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। कहते हैं इन चारों धाम की यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती और अपने जीवन काल में सभी मनुष्यों को एक बार उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हर साल लाखों भक्त चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से उनका खर्च भी ज्यादा आता है और वह परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा में कितना खर्च आता है, आखिर 2024 में कब से शुरू होगी चार धाम की यात्रा, आपको चार धाम की यात्रा कब करनी चाहिए, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए कितने दिन का समय लगता है, चार धाम की यात्रा में अगर आप बाई बस यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप बाई कार अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चारों धाम की यात्रा में आपको कौन कौन सी जगह पर नाइट स्टे करना पड़ेगा और इसके अलावा कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा चारों धाम की यात्रा के लिए, क्योंकि अब चार धाम पर जाने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते तो आपको अपने साथ कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, क्योंकि चार धाम की यात्रा काफी फेमस यात्रा और चार धाम की यात्रा मात्र 6 महीने चलती है। इसीलिए चार धाम की यात्रा पर भीड़ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको कोई सवाल है चार धाम यात्रा से जुड़ा हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कब से शुरू होगी 2024 में चारों धाम की यात्रा और आपको चारों धाम की यात्रा पर कब जाना चाहिए। तो दोस्तों हर साल चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल जाते हैं और अक्षय तृतीया के एक दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 1 से 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। 2024 में अक्षय तृतीया की जो डेट है वह है 10 मई। तो 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे और 10 मई से ही शुरू हो जाएगी चार धाम की यात्रा और अक्टूबर लास्ट तक चलती रहेगी चारों धाम की यात्रा। तो ये तो बात हो गई चार धाम की यात्रा कब शुरू होती है। अब बात करते हैं आपको चार धाम की यात्रा कब प्लान करनी चाहिए। तो चार धाम की यात्रा आपको मई जून में अगर आप प्लान करना चाहें तो आप मई जून में यात्रा प्लान कर सकते हैं। मई जून काफी अच्छा समय होता है और इस समय मौसम भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है चार धाम की यात्रा के लिए। उसके बाद जुलाई अगस्त में आपको अपनी यात्रा नहीं प्लान करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते और पहाड़ों पर ही चारों धाम बसे हुए हैं। इसलिए आपको जुलाई अगस्त में चार धाम की यात्रा प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वेदर का समय होता है, बरसात का मौसम होता है। इसलिए आपको जुलाई अगस्त में चारों धाम की यात्रा से बचना चाहिए। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में भी आप अगर चाहें तो अपनी चार धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। आपको सितंबर अक्टूबर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और सितंबर अक्टूबर में भीड़ काफी कम होती, इस वजह से आपकी जो चार धाम की यात्रा काफी कम बजट में कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आप अपने चार धाम की यात्रा कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो चार धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है और हरिद्वार पर ही आकर खत्म होती है। तो आपको अपने चार धाम की यात्रा कम से कम 10 दिन की प्लान करनी चाहिए। 10 दिन में आप बहुत आसानी से चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कैसे करनी है आपको चारों धाम की यात्रा। तो चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। सभी भक्त सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद वहीं से शुरू करते हैं अपनी चारों धाम की यात्रा। आप हरिद्वार बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई बस बहुत आसानी से आ सकते हैं और अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो बाई फ्लाइट के लिए नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून में। फिर आप देहरादून आने के बाद देहरादून से या फिर हरिद्वार आके अपने चारों धाम की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको डे बाय डे बताता चलूंगा कैसे आपको चारों धाम की यात्रा करनी। सबसे पहले हरिद्वार में आपको गंगा जी में स्नान करना। कहते हैं चारों धाम की यात्रा करने से पहले गंगा जी में स्नान करना चाहिए। पहले दिन आप हरिद्वार से निकलते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। चारों धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले भक्त यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर उसके बाद गंगोत्री धाम, फिर उसके बाद केदारनाथ धाम, फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार आते हैं। तो सबसे पहले दिन आप जाएंगे हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए आपको हरिद्वार से सुबह सुबह निकलना है बरकोट के लिए। हरिद्वार से बरकोट की दूरी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। यमुनोत्री जाने वाले सभी भक्त सबसे पहले बरकोट पहुंचते हैं। अगर आप सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं तो आप 7 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं बरकोट। बरकोट में आपको एक नाइट का स्टे कर लेना है। बरकोट में नाइट स्टे करने के लिए आपको बजट में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको रूम 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में मिलने
मिलने वाले। अगर भीड़ कम है तो आपको रूम 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास मिलने वाले। ये डिपेंड करता है उस समय चारों धाम की यात्रा पर कितने भक्त पहुंच रहे हैं, और यह सभी धामों पर लागू होता है। भीड़ ज्यादा है तो आपको रूम महंगे मिलने वाले, और भीड़ कम है तो आपको रूम सस्ते मिलने वाले। और यहाँ आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो पहले दिन आपको यहीं पर नाइट स्टे कर लेना है। डे 2, दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और जाना है यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको बरकोट से जाना होगा जानकी चट्टी, जिसकी दूरी बरकोट से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। तो आप 2 घंटे का सफर करके पहुंच जाते हैं बरकोट से जानकी चट्टी। यहीं से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप आराम से पैदल यात्रा करते हुए 1.5 से 2 घंटे में यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको यमुनोत्री माता मंदिर में दर्शन करने, यहीं से यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस आपको नीचे आ जाना है जानकी चट्टी, फिर जानकी चट्टी से वापस आ जाना है बरकोट। दूसरी नाइट का जो स्टे है वो भी आपको बरकोट में ही कर लेना है। बरकोट में आपको खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ आप 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। डे 3, तीसरे दिन आपको सुबह सुबह जाना है बरकोट से उत्तरकाशी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। तीसरे दिन आपको उत्तरकाशी में ही नाइट स्टे करना है। उत्तरकाशी में नाइट स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला और आश्रम मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा भी आपको उत्तरकाशी में उपलब्ध हो जाती। तो आप कम बजट में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और उत्तरकाशी में आपको कई जगह दर्शनीय स्थान है जहाँ जाकर भी आपको विजिट कर लेना, जिनमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है उत्तरकाशी का। तीसरे दिन का आपका नाइट स्टे उत्तरकाशी में होगा। डे 4, चौथे दिन आपको सुबह सुबह उठना है, नाश्ता करना है। खाने पीने की बात करें तो उत्तरकाशी में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तरकाशी काफी बड़ा शहर है। तो आपको सुबह सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फिर वहां से निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की है। तो आप सुबह सुबह निकलेंगे गुप्तकाशी से, पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में आपको कहीं भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। मंदिर के 1 किलोमीटर पहले तक गाड़ी आ जाती है। तो आपको जाकर गंगोत्री धाम में दर्शन कर लेना है। 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छे से आप पूरा गंगोत्री धाम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर उसी दिन वापस आप आ जाते हैं गुप्तकाशी। चौथी रात का जो नाइट स्टे वो भी आपको गुप्तकाशी में ही करना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जो तीसरे दिन ही बरकोट से निकलने के बाद सीधे गंगोत्री में ही नाइट स्टे करते हैं, फिर गंगोत्री धाम में रुकने के बाद वहां पे दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी कार या बाइक से अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हो। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी या बस से अपने 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको तीसरी नाइट का स्टे और चौथे नाइट का स्टे उत्तरकाशी में ही करना पड़ेगा। आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे आप प्राइवेट टैक्सी या बस से 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं और इसमें कितना खर्च आता है। इसीलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। पहले मैं आपको डे बाय डे समझा दूं कैसे आपको 4 धाम की यात्रा करनी है। डे 5, अब बात करते हैं 5वें दिन की। 5वें दिन की जर्नी आपकी 4 धाम यात्रा की सबसे लंबी जर्नी होने वाली, क्योंकि इस दिन आपको निकलना होता है देवों को देव महादेव के द्वार केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग। तो उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 225 किलोमीटर के आसपास की है। तो जो 5वें दिन का सफर, आपके सफर 8 से 10 घंटे का होने वाले, क्योंकि रास्ता है जो पहाड़ी, इसलिए बहुत ज्यादा समय लगता है 225 किलोमीटर की जर्नी तय करने पर। अगर आप सुबह सुबह 5वें दिन उत्तरकाशी से निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो 5वें दिन आपका जो नाइट स्टे होगा वह होगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध रहती है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और अगर आप डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 400 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो डोरमेट्री का जो ऑप्शन है 4 धाम की यात्रा में सबसे सस्ता ऑप्शन और सबसे सही ऑप्शन यही होता है। और अगर आपको सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्थाएं आपके बजट के अनुसार नहीं मिल पा रही है तो आपको सोनप्रयाग में नाइट स्टे नहीं करना है। सोनप्रयाग से 500 मीटर पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में आपको बहुत आराम से 800 रुपए से लेके 1000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसीलिए अधिकतम भीड़ यहाँ पर देखी जाती है और इसीलिए यहाँ पर रूम वगैरह के जो चार्जेस होते हैं काफी महंगे होते हैं। इसीलिए सोनप्रयाग में नाइट स्टे न करके आप सीतापुर में भी या फिर उससे पहले रामपुर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और अगर आप डोरमेट्री में ही नाइट स्टे करना चाहते हैं फिर आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे कर सकते हैं। डे 6, छठे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और निकलना है केदारनाथ धाम के लिए। लेकिन उससे पहले आपको सोनप्रयाग से जाना होता है गौरीकुंड, जो कि लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सोमो, टाटा, ट्रेवल टाइप की गाड़ियां चलती हैं जो आपसे 50-50 रुपए लेती हैं और आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देती हैं। तो आप 25 से 30 मिनट में पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं गौरीकुंड से, उनके लिए यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर घोड़े खच्चर के चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको 25 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा।
मिलेगा। अधिकतम भक्त पैदल ही अपनी यात्रा करते थे। अगर आप भी यहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत करना चाहते हो तो यहीं गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर बना हो, जहाँ जाके आपको दर्शन कर लेने। और यहाँ पे एक तृप्त कुंड जिसे कि गौरी कुंड कहा जाता है, जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो जाके स्नान भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह आप जितनी जल्दी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आप पहुंचेंगे केदारनाथ धाम, क्योंकि यह ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर के आसपास का। और जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको लगेगा यह ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का है। तो आप शाम तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप कहां पर रुकेंगे, इसके लिए वहां पे दो ऑप्शन, एक तो है बेस कैंप जो केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनको रुकने के लिए टेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बेस कैंप में ही GMVN गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा भी रुकने की व्यवस्थाएं की जाती है, तो आप इसमें भी अपने लिए नाइट स्टे रुकने की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। और अगर आप पहले से GMVN की डोरमेट्री या फिर रूम की बुकिंग कराना चाहते तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पहले अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और पूरी चारों धाम यात्रा में आप जहां जहां जाते हैं, उत्तर काशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह आपको GMVN की डोरमेट्री होटल बने हुए मिल जाते हैं। तो अगर आप पहले से सब प्लान करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा के, एडवांस में बुकिंग करा के भी अपनी चारों धाम की यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो जब आप केदारनाथ मंदिर के पास में पहुंचते तो मंदिर के पास में भी कई सारे होटल अब बने हुए हैं, तो आप इन होटल में भी रुक सकते हैं। कई सारी धर्मशाला बनी, आप इन धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस की बात करें तो आप अगर जाते हैं उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो आपको 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। और जब आप जाते हैं चारों धाम की यात्रा पे केदारनाथ पहुंचने में भीड़ बहुत कम है तो आपको फिर यही मंदिर के पास में 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में भी रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। डिपेंड करता है कि उस समय मंदिर के पास में भीड़ कितनी है। तो दोस्तों छठे दिन आप शाम तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर में शाम के समय आरती होती है। आपको शाम के समय आरती में सम्मिलित होना, अगर दर्शन चालू है तो जाके आपको दर्शन कर लेने। और आपने जहाँ पे रूम लिया है वहाँ के आपको एक नाइट का स्टे कर लेना है। डे 7 सातवें दिन आपको उठना है, सुबह सुबह फ्रेश होना और फिर से एक बार जाकर केदारनाथ मंदिर में लाइन लगना है। भीड़ बहुत ज्यादा होती तो 1 से 1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। दर्शन में तो आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, दर्शन करने के बाद आपको केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला है, भीमशिला के जाकर भी दर्शन कर लेने हैं। कहते हैं 2013 में जब बाढ़ आई थी तो इसी भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हो पाया था, इसीलिए इस शिला के जाकर भी आपको दर्शन कर लेने। इस शिला के दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपको जाना है भैरव बाबा मंदिर। अगर आप भैरव बाबा मंदिर जाना चाहते तो भैरव बाबा मंदिर जाकर भी आपको विजिट कर लेना है। और उसके बाद शाम तक आपको वापस आ जाना है सोनप्रयाग। 7वीं नाइट का स्टे भी आपको सोनप्रयाग में करना है। डे 8 8वें दिन आपको सुबह सुबह निकलना है बद्रीनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है। तो सुबह सुबह आप निकलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए, शाम तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए आपको GMVN के द्वारा कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है, तो 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए में रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में बहुत सारे आश्रम बने हुए, बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए, जहां पे आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो 8वें दिन का जो आपका नाइट स्टे वो बद्रीनाथ धाम में ही होगा। अगर आप सही समय तक पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ धाम मंदिर खुला रहता है, तो आपको जाके बद्रीनाथ धाम मंदिर में उसी दिन दर्शन कर लेने हैं। डे 9 9वें दिन आपको सुबह सुबह उठना है, एक बार फिर से जाकर बद्रीनाथ धाम में दर्शन करना है। बद्रीनाथ मंदिर के पास में गर्म जल का कुंड भी बने हो, अगर आप स्नान करना चाहते हो तो इन कुंड में जाके आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको लाइन में लग जाना है। 1 से 1.5 घंटे में आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। आप दर्शन करिए, अपनी मुराद मांगिए, फिर वापस आ जाइए। फिर बद्रीनाथ धाम से आपको जाना है 3 किलोमीटर आगे माणा गांव। माणा गांव भारत का आखिरी गांव है, जिसे अब भारत का पहला गांव भी कहा जाता है, तो आपको माना गांव जाकर भी विजिट कर लेना है। कहते हैं यहीं से पांडु लोग स्वर्ग गए थे। माना गांव में आपको कई सारे स्थान है जहां जाकर विजिट कर लेना है, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, गणेश गुफा, वसुंधरा हाल। इन सारी जगह पर विजिट करने के बाद आपको वापस उसी दिन आ जाना है पीपल कोठी या फिर रुद्रप्रयाग। दूरी की बात करें तो बद्रीनाथ से पीपल कोठी की दूरी लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है और बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 154 किलोमीटर के आसपास। तो अगर आपके पास समय है तो आप उसी दिन वापस आ सकते हैं रुद्रप्रयाग, जो कि लगभग 154 किलोमीटर के आसपास। और आपके पास अगर समय कम बचता है तो आपको उसी दिन वापस आ जाना है पीपल कोठी और आपको एक नाइट का स्टे पीपल कोठी या फिर रुद्रप्रयाग में कर लेना है, जहां भी आप वापस आ सकते हैं। अगर रूम के चार्जेस की बात करें तो पीपल कोठी रुद्रप्रयाग में आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में बजट रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे आश्रम भी बने हुए हैं, जैसे कि काली कमली वालों का आश्रम बना हुआ है, तो आप इसमें रुकेंगे तो आपको यहाँ पे 400 रुपए में ही पूरा कमरा बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आपका 9वां दिन यहीं पे खत्म हो जाता है। डे 10 10वें दिन आपको वापस आना है हरिद्वार। जब आप बद्रीनाथ धाम से वापसी की यात्रा करते हैं तो इसी रास्ते में आपको पंचप्रयाग भी देखने को मिलता है, जिनमें से देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यह 5 प्रयाग भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये 5 प्रयाग भी विजिट करते हुए शाम तक आ जाते हैं हरिद्वार। तो ऐसे आप 10 दिन में आप हरिद्वार टू हरिद्वार चारों धाम की यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके चारों धाम की यात्रा कैसे करनी है। तो दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद आप यह यात्रा 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है टूर पैकेज
लेकर, दूसरा है शेयरिंग बस और टैक्सी और तीसरा है प्राइवेट टैक्सी करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूर पैकेज लेकर। तो अगर आप हरिद्वार से टूर पैकेज लेकर चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो अगर आप बाई बस अपना टूर पैकेज लेते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा, जिसमें आप रहने का और सुबह और शाम के खाने का जो चार्ज है वो जुड़ा होता है। दोपहर का खाना बाहर खाते हैं, दोपहर का जो खाना है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। और अगर आप ट्रेवलर से अपना टूर पैकेज लेकर करते हैं जिसमें 20 से 21 लोग बैठाए जाते हैं, इसमें आपका 21,000 रुपए से लगे 22,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा और दोपहर का जो खाना है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। और ये जो टूर पैकेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं इसमें जो रुकने की आपको सुविधाएं देते हैं, ये देते हैं होटल में रूम देते हैं और कई जगह आपको डोरमेट्री में रुकने, कहीं भी आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो अकेले एक इंसान को एक रूम दिया जाए तो इन जो ट्रेवल एजेंसी से टूर बुक होते हैं 15,000 वाला है, 20,000 वाला, इसमें आपको सेपरेट रूम नहीं दिया जाएगा। जहां पे आपको रूम मिलेगा तो 4 से 6 लोग एक कमरे में आपको रुकना पड़ेगा, या फिर जो डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है तो आपको डोरमेट्री में रुकना पड़ेगा। तो आप अगर चाहें तो प्राइवेट रूम अलग से ले सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट टैक्सी करके। अगर आप चार धाम की यात्रा प्राइवेट टैक्सी करके करना चाहते तो आप जैसे ही हरिद्वार पहुंचेंगे वहां पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां हैं, यहाँ से 5 सीटर और 7 सीटर कार की बुकिंग कर सकते। अगर आप 4 लोग हैं तो फिर आपको 5 सीटर कार बुक करनी है, और अगर आप 6 लोग हैं तो फिर आपको 7 सीटर कार की बुकिंग करनी चाहिए। अगर चार्ज की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 सीटर के लिए 3500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के आसपास का पर डे के हिसाब से चार्ज देना होगा। मतलब अगर आप 10 दिन की अपनी प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग कराते तो उसमें आपका 35,000 रुपए के आसपास का खर्च आएगा। इसके अलावा जहां भी आप रूम लेंगे तो रूम पर जो खर्च आएगा उसका अलग है, और जो खाने पीने का खर्च होता है वह अलग खर्च आएगा। अब बात करते हैं शेयरिंग से। तो जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, और कहीं कहीं पर आपको बस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो वहां पर आपको सूमो सफारी लोकल गाड़ियां चलती, तो आप इनका सहारा लेकर भी अपनी चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करके अपने चारों धाम की यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपको पैसा तो कम देना पड़ता है, लेकिन आप इस यात्रा में परेशान भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा, अगर आप चारों धाम की यात्रा करते हैं तो फिर आप बाई बस या फिर बाई ट्रेवलर हरिद्वार पहुंचने के बाद अपने चारों धाम यात्रा के टूर पैकेज ले लें, जिसमें आपका समय भी बचेगा और आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी, और ना ही आपको बार बार हर जगह पहुंचने के बाद रूम खोजना पड़ेगा या फिर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप इन सारी चीजों से बच जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपनी यात्रा करते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा भी अगर आप 4 लोग मिलकर अपनी टूर प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको कम बजट में चारों धाम की यात्रा हो जाएगी, क्योंकि 35,000 रुपए के आसपास की प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग हो जाती है। और 10 दिन के रूम का चार्ज अगर मैं मानकर चलूं तो लगभग 1,000 रुपए, तो 10,000 रुपए के आसपास के चार्ज हो जाता है। और खाने पीने की बात करें तो ये भी 10,000 रुपए के आसपास का चार्ज हो जाता है। मतलब 55,000 रुपए के आसपास का खर्च आता है चारों धाम की यात्रा में, अगर आप 5 सीटर कार करके अपनी यात्रा करते हैं। मतलब अगर मैं एक पर्सन का निकाल के चलूं तो लगभग 13,500 रुपए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 15,000 रुपए में आप 5 सीटर कार करके भी 4 लोग का ग्रुप बहुत अच्छे से अपनी चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। और इस खर्च में आपकी कोई भी खरीदारी भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, ना ही आपके अलग से जो खर्च होते हैं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ रहने का, खाने का, आने और जाने का ही खर्च होने वाला। इसके अलावा आप जितनी भी खरीदारी करते हैं और कुछ आप घूमते हैं तो आपके खर्च में ये सारे खर्च जुड़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चारों धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी अपनी चारों धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप टूर पैकेज लेकर अपनी यात्रा कर रहे हैं तो फिर टूर पैकेज वाले ही आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपको अपने साथ सामान क्या क्या लेकर जाना है। अगर आप चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ पर्याप्त मात्रा में उलन कपड़े लेकर जाना है। रेनकोट और छाता जरूरी है आपको अपनी यात्रा पर। रेनकोट और छाता जरूर साथ रखना चाहिए, क्योंकि मौसम जो होता है पहाड़ों का कभी भी खराब हो जाता है, कहीं बरसात होने लगती है। इसीलिए रेनकोट और छाता आपके पास जरूर होना चाहिए, और हो सके तो एक छोटी टार्च आपको रख लेनी अपने साथ। और जरूरी दवाइयां, जिसमें की मोशन थिकनेस, जो कि बस में, कार में उल्टियां होती है, उसकी दवा आपको अपने साथ रख लेना है। इसके अलावा दर्द बुखार की भी दवाइयां आपको अपने साथ रख लेनी है। ये सारी तैयारियां करने के बाद ही आपको अपनी चार धाम यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और आपको अपने साथ एक पावर बैंक भी रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग की समस्या भी आपको देखने को मिलने वाली, और कई जगह तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आखिर में बात आती है आपकी चार धाम यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, लगभग 13,500 के आसपास के खर्च आने वाला अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके ग्रुप में यात्रा करते हैं। और अगर आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से बाई बस अपनी ट्रिप प्लान करते हैं तो आपका लगभग 15,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेवलर से यात्रा करते हैं उसके लिए आपको 21,000 रुपए के आसपास का प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। और यह जो खर्च होता है आपका रहने और खाने का होता है, इसके अलावा अगर आपका जो खर्च है वो खर्च इसमें इंक्लूड होता चला जाएगा। और दोस्तों, जो लोग शेयरिंग में अपनी यात्रा करना चाहते हैं चारों धाम की, तो उसके लिए हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, गंगोत्री और यमुनोत्री
यमुनोत्री धाम यात्रा की अलग अलग से वीडियो अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। आपको शेयरिंग टैक्सी में कितना खर्च आता है इसका भी आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज भारत के दर्शन और इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना सवाल वहां भी पूछ सकते हैं, वहां भी आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.